तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। आज हमारा करंट अफेयर का जो नया टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अगर इसे पूरी तरह से देख लेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर हम बात किए हैं इसमें, ठीक है ना। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें हम यहाँ पर भी आपको छोड़ेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठा तो एक तरह से आप पक्का समझिए कि यहीं से ही क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो कोरोना वायरस से संबंधित है। किसका? कोरोना वायरस का। तो आप लोग कोरोना वायरस से संबंधित बहुत सारी चीज देखे होंगे या बहुत सारी वीडियो को देखे होंगे, लेकिन अगर यह वीडियो आप लोग देख लिए तो समझ लीजिए कि इस तरह का वीडियो आप YouTube में भी सर्च मारिएगा कहीं नहीं मिलेगा। जितना तरह से हम पूरी डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे कहीं पे नहीं मिलेगा। इसीलिए पेशेंस बनाकर आप लोग इसको पूरी तरह से देखना और पूरी तरह से यह एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा जो कोरोना वायरस से संबंधित है। हम सभी आयामों को चर्चा करते हुए ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो जब हम कोरोना वायरस की बात करेंगे तो सबसे पहले अब इसमें हम चालू करते हैं। जो शुरुआती चरण होता है कोरोना वायरस में, हम पहले बोलेंगे कि कोरोना वायरस के नामकरण को लेकर बात करेंगे। किसके नामकरण को लेकर बात करेंगे कि आखिर कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा, ठीक है ना। कोरोना वायरस को जो है कोविड-19 कहते हैं। क्या कहते हैं? कोविड-19। तो पहली चीज आपको दिमाग में यह होना चाहिए कि कोरोना वायरस को क्या बोलते हैं? कोविड-19 बोलते हैं। तो याद रखना, ये कोविड-19 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे CO का मतलब होता है कोरोना। क्या होता है? कोरोना। VI का मतलब होता है वायरस, यानी कि वायरस होता है। और डी का मतलब होता है यहाँ पे डिजीज। क्या होता है? डिजीज होता है। तो यहाँ पर 19 का मतलब है आपका 2019। तो इसका मतलब कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसी को ही पूरा मिलाकर क्या बोलते हैं? कोविड-19। कहीं कहीं पर आपको कोविड-19 इस तरह से मिला रहेगा और कहीं पर इसको इस तरह से लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा कोविड-19। तो ये जो है पहले को CO को दर्शा रहा है कोरोना, यानी कि पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, यानी कि CO को मिलकर कोरोना। VI का मतलब हो गया वायरस, यानी कि V कैपिटल I स्मॉल और D यहाँ पे कैपिटल हो गया, यानी कि डिजीज। तो इस तरह से या इस तरह से इस दो रूपों में आपको यह कोविड-19 मिलेगा। को का मतलब होता है कोरोना। हमने बताया को का मतलब क्या होता है? कोरोना। और यही को जो है कोरोना है ये किस भाषा से निकला है, यानी कि कोरोना के संबंध में अगर ये पूछ लेगा कौन सी भाषा है, कोरोना जो है कौन सी भाषा है, तो याद रखना यह लैटिन भाषा से निकला है। जो ये कोरोना है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है जो कोरोना है। और कोविड-19 पूरा इसका नाम है कोरोना वायरस का। हमने सारी चीजों को अलग अलग करके बता दिया। कहीं कहीं पर कोरोना वायरस को इतनी चीज आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। आप लोग साथ में नोट करते चले, पूरी तरह से जो हम बता रहे हैं इसको पूरी तरह से नोट करते हुए चले। अगला इसी को बोलते हैं कहीं कहीं पर यन कोविड, यन कोविड बोलते हैं, ठीक है ना। यन कोविड-19 बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है नोवेल कोरोना वायरस। क्या बोलते हैं? नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं। नोवेल कोरोना वायरस 2019, यानी कि जो हमने अभी कोरोना के बारे में बात किया था उसको नोवेल बोलते हैं। नोवेल का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों, एन का मतलब होता है नोवेल, और जो नोवेल होता है, नोवेल का मतलब होता है नया। यहाँ पे नोवेल का मतलब लिया गया है नया। इसका मतलब यह जो कोरोना वायरस है यह कोरोना वायरस में एक तरह से नया कोरोना वायरस है। समझ में आ रहा है? तो जब भी एन कोविड का नाम समझ में आएगा तुमको या कहीं दिया होगा, तो एन का मतलब होता है नोवेल और नोवेल का मतलब नया, यानी कि कोरोना वायरस की प्रजातियों में सबसे नया कोरोना वायरस कौन सा है? कोविड-19 है। आई बात समझ में जी? तो दूसरी बात ये हमने समझ लिया। अब आगे बात करते हैं कि कोरोना वायरस जो है, जो ये कोरोना वायरस है यानी कि कोविड-19 जो है, इसी कोविड-19 का एक अन्य नाम है। क्या नाम है? इसे बोलते हैं सार्स, सार्स कोविड
सार्स कोविड 2, यानी कि इसे एक अन्य नाम बोलते हैं सार्स कोव 2, सार्स कोव 2 या 2.0 बोल दो। यानी कि जो सार्स बीमारी आई थी उसी बीमारी का ही नया वर्जन है क्या, कोरोना वायरस। यानी कि कोरोना वायरस किस बीमारी से निकला है या किस बीमारी की तरह है, तो वो सार्स बीमारी थी। जो सार्स बीमारी आई थी, श्वास से संबंधित बीमारी थी, उसी बीमारी की कैटेगरी का एक नया रूप है। इसीलिए सार्स कोव 2.0 भी इसे पूछा जा सकता है पेपर में कि सार्स कोव 2.0 किसे कहते हैं। यह कुछ नहीं, यह कोविड-19 को ही बोलते हैं। ये बात समझ में, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हमने नामकरण को लेकर अगर बात कर लिया है तो कोविड-19 जो है, जो हमने बताया कि जो ये कोविड-19 है ये किसने दिया नाम, तो यह नाम दिया WHO ने। किसने दिया, WHO ने दिया, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 का नाम दिया। आई थिंक ये बात क्लियर होगा। कब दिया था, ये आपका 13 तारीख को दिया था। आई थिंक क्लियर है। तो ये नहीं पूछेगा, तारीख नहीं पूछेगा, बिल्कुल ये तारीख आप मत याद करना, किसने दिया था यही पूछेगा। तो कोविड-19 का नाम दिया था WHO ने। आई बात समझ में। नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है, क्योंकि सार्स नाम की जो बीमारी थी, जो कोरोना वायरस के परिवार से ही संबंधित थी, उसी का नया बीमारी है, इसीलिए इसे नोवेल कोरोना वायरस या सार्स कोव 2.0 भी कहते हैं। आई थिंक यह बात क्लियर हो गया होगा ना। तो नामकरण को लेकर हमने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि बीमारी जो आई, बीमारी कैसे, यानी कि कैसे फैली। तो बीमारी कैसे फैली इस चीज को लिख लेते हैं। देखिए, हम अभी किसके बारे में कर रहे थे बात, सार्स के बारे में कर रहे थे। एक बीमारी और आई थी मार्स, MERS, उसके बाद आई थी कोविड-19। क्या आई थी, कोविड-19। हम तीनों की बात कर लेते हैं। जो आपकी सार्स बीमारी थी, हमने बोला इसी सार्स बीमारी को नया वर्जन जो है क्या है, कोविड-19 है। तो सार्स का जो बीमारी थी वो पहले किससे आई थी, बैट मतलब चमगादड़ से किस में गई, वो कैट में यानी बिल्ली में गई, और बिल्ली के जरिए फिर वो किस में गया, ह्यूमन में यानी कि मानव में गया या मनुष्य में गया। जो मार्स बीमारी थी वो भी कहाँ से शुरू हुई थी, बैट से वो भी शुरू हुई थी, चमगादड़ से। वो किस में गया, वो आपका कैमल यानी कि ऊंट से गया, यानी कि चमगादड़ से किस में गया, कैमल में गया यानी कि ऊंट में गया, और ऊंट से फिर किस में गया, ह्यूमन में गया। तो जब भी आपसे जानवरों की बात किया जाएगा तो ये चीज आप लोग क्लियर याद रखना। कोविड-19 की बात है तो ये भी आपकी बैट से किस में गया। कुछ लोगों का जो रिसर्च है वो बोल रहे हैं स्नेक्स यानी कि सांप जो होता है, सांपों के जरिए से फैला। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो आपका पिग होता है, सुअर के जरिए गया है। और कुछ लोग बोले हैं कि पेंगोलिन, जो एक पेंगोलिन आता है, जानवर होता है पेंगोलिन, उसके जरिए। और इन तीनों के जरिए किसमें आया है, ह्यूमन में आया है, यानी कि मानव में आया है। लेकिन अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे तो पहला पॉइंट पे पेंगोलिन मारना, दूसरे पॉइंट पे आप सांप को मारना, तीसरे पे आपको मारना है सुअर को। तो यानी कि ये बैट से, पेंगोलिन नाम का एक जीव होता है, उस जीव ने खाया इस बैट को, और पेंगोलिन जब आदमी खाया तो आदमी के अंदर चला गया। क्योंकि यह वायरस चीन में फैला था तो चीन में अधिकतर लोग सांप खाते हैं, इसीलिए सांपों में यह आया। मतलब जो सांप था वो बैट को खाया, चमगादड़ को, और जो सांप था उसको आदमी ने खाया। तो आदमी लोग सांप को कहाँ खाते, चीन के लोग, इसीलिए सांप को भी एक कैटेगरी में माना गया है। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत अभी आ रहे हैं वो पेंगोलिन को लेकर है। तो याद रखना, पहला ऑप्शन पेंगोलिन, अगर ऑप्शन पेंगोलिन ना होगा तब स्नेक्स, उसके बाद आपका पिग रहेगा। तो ये जो बीमारी है ये किस तरह से ह्यूमन में पहुंचा है, आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। यानी कि सबसे पहले बर्ड में आया, बर्ड में गया। बर्ड में कौन सी थी, बैट।
तीनों में ही बर्ड है, यानी कि बैट तीनों में ही। बर्ड के बाद किस में ये गया, फिर आपका ये एनिमल में गया। किस में गया, एनिमल में गया, यानी कि जानवरों में गया। जानवरों के बाद ये किस में आया, ह्यूमन में आया। किस में आया, ह्यूमन में। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा कि जो कोरोना वायरस का फैलने का प्रसार है, सबसे पहले ये पक्षियों में आया, पक्षियों से ये जानवरों में गया, और जानवरों से फिर ये ह्यूमन में गया, क्योंकि ये ह्यूमन लोग जो हैं जानवरों को, इन्हीं जानवरों को खाए, और इनके खाने से उनके अंदर में कोरोना वायरस का, ये जो कोरोना वायरस था, ये मौजूद वायरस आदमी में पहुंच गया। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी किस तरह से ये बीमारी आदमियों में पहुंचा। सार्स, मर्स एंड कोविड-19 तीनों की हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहीं पे थोड़ी सी हम बात कर लें किस चीज की, आप लोग सारे पॉइंट को लिखते जाना, थोड़ा सा हम जल्दी में बताते रहे हैं, इसलिए कि आप लोग नोट करते चलेंगे। इतना मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिया करेंगे। अगर हम सार्स की बात करते हैं तो सार्स का मतलब क्या होता है, सीवियर। सीवियर, ए का मतलब होता है एक्यूट, सीवियर एक्यूट, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये हो गया। ये बीमारी कब आई थी, ये बीमारी आपकी आई थी 2002 में आई थी। कब आई थी, 2002 में आई थी। फिर है एक है MERS, मर्स। ये क्या है, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह कब आई थी, यह बीमारी आई थी 2009 में। और अभी कोविड-19 की बात करें, कोविड-19, तो इसको आप लोग समझ गए, कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये कब आया, 2019 में आया। कब आया, 2019 में। तो इसका फुल फॉर्म और कब ये आया, ये साल हमने बता दिया। किस जानवर से संबंधित था ये सारी बीमारी, इसको भी हमने बता दिया। आई थिंक ये तीनों बीमारियों को आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। ये बीमारी किस तरह से आई, इसको हमने बताया। अब आगे चलते हैं, नामकरण को लेकर बात कर दिया ना, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यानी कि जब हम कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर की लेकर बात करते हैं, तो यानी कि संरचना कैसी होगी इसकी, तो दो प्रकार से बातें की गई है संरचना को लेकर। पहली जो संरचना की गई है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो क्राउन जैसा है। क्राउन मतलब क्या होता है बच्चों, मुकुट। यानी कि इसकी जो संरचना पाई गई है किस तरह से, कोरोना वायरस की मुकुट जैसी, यानी कि इस तरह से आप लोग जिस तरह से मुकुट बनाते हैं, इस तरह से इसकी जो संरचना है ऐसे मुकुट जैसी पाई गई है। जो कोरोना वायरस का जब स्ट्रक्चर पूछेगा तो मुकुट जैसी संरचना है, यानी कि क्राउन जैसी। दूसरा बोला है सोलर कोरोना। क्या नाम है, सोलर कोरोना, यानी कि सोलर मतलब सौर कोरोना। यानी कि जब इसका पूछा जाएगा स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना, यानी कि चित्र के बारे में पूछा जाएगा, तो ये पूछा, ये सूर्य है, सूर्य की तरह से ऐसे ऐसे निकली होती हैं किरणें, तो इस तरह से याद रखना, इस तरह से आपका कोरोना का स्ट्रक्चर है, इस तरह सा स्ट्रक्चर है। तो ये है सौर कोरोना। अगर आपसे देगा तो ये वाला, या फिर आपको क्राउन देगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये बातें क्लियर कर लिए कि जब स्ट्रक्चर देगा कोरोना का, तो दो ही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, या तो आपको क्राउन मिलेगा, या तो आपको सोलर कोरोना मिलेगा। ये स्ट्रक्चर इस तरह से, या ये स्ट्रक्चर इस तरह से, इन दोनों ही तरह से आपको बुक में मिल जाएगा, या कंपटीशन में यही दोनों का स्ट्रक्चर लेकर पूछेगा। तो स्ट्रक्चर को भी लेकर हम लोगों ने बात कर लिया है। तो हम लोगों ने 3 आयामों पर बात किया है कि कोरोना वायरस के नामकरण को लेकर हमने नामकरण को अच्छा बताया। फिर हमने जब दूसरी बात बताया कि किस तरह से यह फैला, आदमी में आया, इसके बाद किया। और नामकरण को लेकर बात किया कि कैसे यह नाम रखा गया है, ठीक है ना। कोरोना शब्द कैसी भाषा है, लैटिन भाषा है। हमने अच्छी तरह से इस सभी चीजों को बता दिया। अब अगर बात करते हैं, थोड़ी सी अगर बात करें, क्या बात करना है, कोरोना वायरस के संबंध में बात करना है कि कोरोना वायरस को लेकर हमने इतनी बारे में बात की ना। अब थोड़ा सा समझ लीजिए वायरस होता क्या है। अगर हम वायरस के लेकर बात करें तो पहले थोड़ा सा अगर आप लोग वायरस को जानेंगे तभी कोरोना वायरस के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो जो वायरस होता है ये आपका डेड होता है। क्या होता है, जब भी वायरस आपका, कभी भी वायरस का जिक्र होगा तो आप बोलेंगे वायरस हमेशा किस रूप में पाया जाता है, हमेशा डेड पाया जाता है। डेड का मतलब मृत अवस्था में पाया जाता है, डेड पोजीशन में होता है।
अगर ये डेड होगा तो ये बताइए कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही होगी कि यह नॉन लिविंग होगा। जब इसमें कोई जान ही नहीं है, डेड है, तो यह कैसी होगी? नॉन लिविंग होगी। तो यह नॉन लिविंग होगी, यानी कि यह निर्जीव होगी, निर्जीव होगी। तो अगर यह नॉन लिविंग है तो कोई काम कर पाएगा? ये कोई काम नहीं कर पाएगा, यानी कि एक्टिवेट होगा कि डिसएक्टिवेट रूप में होगा, यानी कि किस फॉर्म में होगा? डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। तो ये आपका किस फॉर्म में होगा? डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा, डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। यानी कि डीएक्टिवेटेड का मतलब निष्क्रिय अवस्था में होगा। कैसे अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। यानी कि जब भी आपसे वायरस को पूछा जाएगा तो वायरस क्या होता है? हमेशा डेड होता है, या निर्जीव होता है, यानी कि नॉन लिविंग होता है, और यह निष्क्रिय अवस्था में होता है। ये बात क्लियर हो गया वायरस को। लेकिन आप तो ये कोरोना वायरस किस तरह से सजीवों में पहुंच गया, तो याद रखना ये कब जीवित हो उठता है, यानी कि जब ये मरा रहता है तो ये मर के कब जिंदा होता है? जब इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जब इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है। और वो प्रॉपर इन्वायरमेंट होता क्या है? यानी कि जब वो किसी लिविंग चीज को पालेगा, वही उसका प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा। लिविंग चीज को पाने का मतलब उसको अपना होस्ट सेल मिल जाए। क्या मिल जाए? होस्ट सेल मिल जाए। होस्ट सेल कहने का मतलब उसको कोई लिविंग मिल जाए। क्या मिल जाए? लिविंग वाला चीज मिल जाए, यानी कि जिसमें जान हो, जिसमें क्या हो? जान हो। जब वो लिविंग के रूप में मिल जाएगा तो अब वो डेड रहेगा कि जी उठेगा? यानी कि अब वो डेड नहीं रहेगा, अब तो वो जी जाएगा। जी गया तो वो निर्जीव हुआ कि सजीव? इसका मतलब वो लिविंग हुआ। अगर वो लिविंग हुआ तो वो अब एक्टिवेट हो उठेगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि यह क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। अब यह सक्रिय हो जाएगा। तो कोई भी वायरस कब सक्रिय होता है? जब उसका उस इन्वायरमेंट में लिविंग होस्ट मिल जाए। लिविंग होस्ट का मतलब बच्चों क्या होता है? कोई सजीव जान उसको मिल जाए जिसमें वो जा सके, ठीक है ना। और जब वो पहुंच जाता है तो फिर ये जो निर्जीव वाली चीज रहती है वो किस में बदल जाती है? सजीव में बदल जाती है। ये बात क्लियर हो रहा है कि किस तरह से ये निर्जीव होते हुए भी जब सजीव को पा जाता है, सजीव वाला जान पा जाता है, तो वो निर्जीव वाला चीज या वायरस किस तरह से किस में बदल जाएगा? सजीव में बदल जाएगा। ये बात क्लियर हो रही होगी मेरे ख्याल से। तो जब वो चला जाता है तो फिर ये सारा चीज अब कार्य करने लगता है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया। हमने इसका वर्क बताया कि किस तरह से कोरोना जो वायरस होता है वो वायरस का भी बता रहा हूँ। तो जब ये चला जाता है, अब समझिए, जब ये किसी लिविंग के शरीर में चला गया, लिविंग का मतलब पहले किस में गया? बर्ड में। यानी कि हमने अभी आपको बताया था वो बर्ड कौन सा था? बैट। यानी कि उस बैट में, उस चमगादड़ में क्या हुआ? कोरोना वायरस चला गया। अब उसमें कोरोना वायरस चला गया तो इस बैट को मारकर कौन खाया? इस बैट को मार लेते हैं कि मार को इसको सांप ने खा लिया। सांप ने इस बैट को खा लिया। अब सांप को कौन खाया? तो सांप को आदमी ने खाया। तो यह जो वायरस था एक जगह से होते हुए दूसरी जगह पे पहुंचा। यानी कि वायरस पहले बैट में पहुंचा, फिर सांप में पहुंचा और फिर आदमी में। क्योंकि आदमी ने खाया है सांप को और सांप में है बैट का तत्व, यानी कि बैट का वो वायरस आया है। और अब वही वायरस पहुंचते पहुंचते किस में पहुंच गया है? आदमी में पहुंच गया। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा कि पहले, यानी कि बर्ड के पहले ये किस अवस्था में था? डेड अवस्था में था। ये डेड अवस्था में था। जैसे ही यह किस में चला गया? जैसे ही बर्ड के संपर्क में आया तो वह क्या हो गया? अब वो डेड नहीं रहा, अब वो लिविंग हो गया, यानी कि अब वो जीवित हो गया। जीवित होने के बाद अब वो अपना कार्य करने लगा और वो कहाँ तक पहुंच गया है? इंसानों तक पहुंच गया। आई थिंक ये बात क्लियर होगा किस तरह से पहुंचा है कोरोना वायरस। तो अब वो अगर ये वायरस पहुंच गया है आदमी में तो आदमी की बात करते हैं। हमने बोला है कि मानव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमने बोला है कि सेल होती है। क्या होती है? सेल। और सेल जो होती है, ये सेल में हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हमारा क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ये बात क्लियर है। जो मानव होता है, मानव के आर्गन होते हैं, आर्गन की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। और सेल में पाए जाते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। अब जरा वायरस की समझते हैं। जो ये वायरस है,
वायरस है, इस वायरस में क्या होता है, दो चीज होती है, एक तो आपका प्रोटीन होती है और एक उसमें आरएनए और डीएनए होती है। क्या होती है, आरएनए और डीएनए होती है। तो दो चीज होती है। तो जब यह वायरस मानव के शरीर में आया तो प्रोटीन भी लेकर आया और आरएनए डीएनए लेकर आया। तो प्रोटीन जब मानव के शरीर में जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, घुल जाएगी, ये नुकसान नहीं करेगी। क्या करेगी, नुकसान नहीं करेगी, यानी कि ये घुल जाएगी, नुकसान नहीं करेगी। नुकसान कौन करेगा, या तो आरएनए करेगा या तो डीएनए। याद रखना, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, इन दोनों में से एक ही नुकसान पहुंचाएगा। आरएनए अगर पहुंचा रहा है तो आरएनए के ऊपर अटैक करेगा, अगर आरएनए अटैक नहीं कर रहा तो डीएनए डीएनए पे अटैक करेगा। दोनों एक साथ अटैक नहीं करेंगे, आइदर आरएनए अटैक करेगा और डीएनए अटैक करेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो याद रखना, मान लेते हैं हम लोग किस पर अटैक करवा रहे हैं, आरएनए पर। तो ये प्रोटीन तो घुल गया मानव के शरीर में, जब वो बैक्टीरिया आदमी ने खा लिया, वायरस बैक्टीरिया को बोल रहा हूँ, जब वो वायरस आदमी के अंदर चला गया तो वो वायरस गया तो उस वायरस में क्या था, दो चीज पाई जाती थी। हमने कहा प्रोटीन पाया जाता था, आरएनए और डीएनए पाया जाता था। तो प्रोटीन आदमी के अंदर चला गया, घुल गया, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आरएनए डीएनए में मान लेते हैं एक गया ही आरएनए, आरएनए किसके चला गया, वो किस में गया, वो आरएनए में, मानव के आरएनए पे गया और उससे अटैच हो गया। यानी कि यहाँ पे अटैच हो गया कौन, जो वायरस का आरएनए था वो आदमी के आरएनए पे गया और अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अब ये सेल डिवीजन करने लगेगा, यानी कि दो आरएनए बनाया। कितना आरएनए, दो आरएनए बनाया। और यह आरएनए फिर प्रॉपर फिर सेल डिवीजन करने लगेगा और इस तरह से ये फिर सेल डिवीजन करेगा। ऐसे सेल डिवीजन करते करते अब ये जो आरएनए है, ये आरएनए जो मानव का था, ये मानव का आरएनए पे कौन कब्जा कर लेगा, ये वायरस का आरएनए कब्जा कर लेगा। यानी कि अब ये सेल डिवीजन करके पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा मानव के आरएनए को, और अब वो नुकसान पहुंचाना के लिए शुरू कर देगा और पूरी तरह से उसको डैमेज करने लगेगा। किसको, न्यूक्लियस को डैमेज करने लगेगा। न्यूक्लियस डैमेज तो सेल डैमेज, सेल डैमेज तो आर्गन डैमेज, और आर्गन डैमेज तो मानव भी पूरी तरह से खत्म। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया करता है कौन, वायरस। वायरस की प्रक्रिया समझ गए, किस तरह से वायरस अटैक करता है। तो ये चीज आप लोग समझ गए, या तो आरएनए अटैक करेगा या तो डीएनए। जिस तरह से हमने अभी आरएनए का प्रोसेस बताया, आप उस तरह से डीएनए का भी प्रोसेस बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोविड-19 है, इसमें अटैक का बात किया गया है तो आरएनए ने अटैक किया है किस पर, मानव के न्यूक्लियस में पाई जाने वाले आरएनए पर। आई थिंक ये बात क्लियर हो रहा होगा जो हमने अभी बताया। चलिए, ये चीजें जो हमने बताया है, इस चीजों को आप लोग अपनी तरह से लिख लेना। जो चीज हम बहुत अच्छे तरह से आपको समझाया, हमने क्या कहा, एक तरफ है मानव और एक तरफ है आपका क्या, वायरस है, वायरस है। तो हमने जो बताया, हमने कहा मानव का जो होता है उस शरीर, वो किससे बनता है, ऑर्गन से बनता है, और ऑर्गन किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। और सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस में दो चीज होती है, आरएनए होता है और क्या होता है, डीएनए होता है। इसी तरह से जो वायरस होता है, यदि वायरस की बात करें तो वायरस में भी दो चीज होता है। हमने कहा कि एक प्रोटीन होता है, वायरस किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में इसके भी क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है। ये जो प्रोटीन है ये नुकसान नहीं करेगा, मानव के शरीर में घुल जाएगा। या तो आरएनए जाएगा या तो डीएनए जाएगा, दोनों में से एक जाकर अटैक करेगा। मान लेते हैं आरएनए गया और मानव के शरीर वाले आरएनए से अटैक किया, यानी कि उस पर जाकर जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तो आगे यह क्या करेगा, डिवीजन करेगा। दो सेल की डिवीजन, आरएनए में टूटा, यानी कि यहाँ पे आरएनए टूटा, यहाँ पे ये आरएनए फर्दर सेल डिवीजन करेगा इस तरह से, यानी कि ये आरएनए में टूटा, ये आरएनए में टूटा, और ये फिर फर्दर सेल डिवीजन करते हुए चले जाएंगे। यानी कि अब क्या हुआ, ये सेल डिवीजन करते आगे चले जाएंगे तो बहुत सारे सेल डिवीजन कर ले जाएंगे। और इस तरह से अब मानव के आरएनए पे पूरी तरह से कौन कब्जा कर लेता है, वायरस का आरएनए का कब्जा कर लेता है, और मानव के अब पूरी तरह से न्यूक्लियस को ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जब न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय तो सेल डिस्ट्रॉय, अब आदमी यहीं से फिर
पूरी तरह से बीमार, और बीमार फिर संक्रमण का शिकार, फिर मर जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो रहा है वायरस किस तरह से अटैक करके क्लियर काम करता है। तो ये चीज आप लोग लिख लेना और ये स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो वायरस की हम प्रोसेस आपको बता रहे थे। वैसे अगर वायरस की बात करें तो वायरस का मतलब क्या होता है। देखिए वायरस, अगर वायरस की बात करें तो वायरस का मतलब होता है विषाणु। क्या होता है, विषाणु। वायरस का अगर हम मीनिंग बोले, मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पॉइजन। क्या होता है, पॉइजन होता है, यानी कि विष। यानी कि यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो देखिए विष नाम जुड़ा ही है, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया, विष और प्लस अणु, यानी कि ऐसे छोटे छोटे अणु जो विष के रूप में कार्य करे, वही क्या होते हैं, विषाणु। वही क्या होते हैं, वायरस, जो जाकर न्यूक्लियस को डैमेज करने लगते हैं, उसके आरएनए डीएनए को डैमेज करने का कार्य करते हैं। तो वायरस का जब भी मीनिंग पूछा जाएगा तो उसका अर्थ पॉइजन या विष होता है, यानी विषाणु होता है। तो ये चीज आप लोग आई थिंक क्लियर हो गया होगा वायरस से संबंधित ये सारी बातों को लेकर। अगर इस वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो आप लोग स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और यह आपका जो होता है ये स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं, यह प्रोटीन वाला होता है, यानी कि ये जो बनता है ये पूरी स्ट्रक्चर ये प्रोटीन से बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका पाया जाता है ये आपका होता है, यहाँ पर ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये आपका इधर साइड में न्यूक्लियस, ये पूरा चीज प्रोटीन का बना होता है। और ये नीचे का जो पूछनुमा है यहीं पे आपका न्यूक्लियस, यानी कि इसमें आपके रहते हैं डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए रहते हैं। तो ये प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है ये जाकर घुल जाता है मानव के शरीर में, यह पार्ट नहीं घुलता है, यही पार्ट जाकर नुकसान करता है। तो जब भी वायरस का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, किसका स्ट्रक्चर है ये, वायरस का स्ट्रक्चर है, तो वायरस का स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए कि इस तरह से वायरस का स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको अच्छी तरह से, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया, कोविड-19। कोविड-19 को हमने एक और नाम दिया था नोवेल कोरोना वायरस। इसी कोविड-19 को सार्स कोव 2.0 भी कहते हैं, हम लोगों ने बता दिया, ठीक है ना। और फिर हमने बोला था कि किस भाषा का शब्द है ये कोरोना, तो लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी हमने बताया। फिर हमने कोरोना वायरस से संबंधित सार्स के बारे में बात किया था। तो सार्स, मर्स और कोविड-19 तीनों की उत्पत्ति किस जानवरों से होते हुए आदमी में आया और किस सन में हुआ, ये भी हमने बात कर लिया। फिर हमने वायरस का जिक्र किया कि आखिर वायरस होता क्या है, इसके बारे में बात किया। जरा देखिए हमने वायरस के बारे में क्या बात किया था, थोड़ी सी और समझिए। अगर हम वायरस की बात करें तो हमने बोला कि वायरस होता क्या है, नॉन लिविंग होता है। वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग। और जब ये किसी होस्ट को पा जाता है तो यह किस में बदल जाता है, लिविंग में बदल जाता है। यानी कि अगर हम बोलें जो वायरस होता है वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। किस चीज का, एक कड़ी का कार्य करती है। तो लिख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चीज का एक कड़ी काम करता है, एक कड़ी का कार्य करता है, कड़ी का कार्य करता है। कड़ी का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के मध्य में एक संबंध स्थापित करने का एक जरिया है वायरस। वायरस ही ऐसा जरिया होता है जो नॉन लिविंग से लिविंग के मध्य संबंध को स्थापित करता है, ये वायरस ही होता है। ये बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो वायरस का हमने ये बात बता दिया। अब हमने अगर बोले कि वायरस क्या कैसी कोशिका होती है, वायरस कैसी कोशिका होती है, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना कैसी कोशिका होती है। तो याद रखना वायरस जो होती है वो ए सेलुलर होती है। क्या होती है, ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है, आकोशिकीय। क्या होता है, आकोशिकीय। ये आकोशिकीय का मतलब क्या होता है, हमने बोला था कि जो
आपके होते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर, एक होता है मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोश की, मल्टी सेल्युलर का मतलब बहुकोश की। ना तो ये यूनिसेल्युलर होता है, ना तो ये मल्टी सेल्युलर होता है। ये क्या होता है, ए सेल्युलर होता है, यानी कि आकोशिकी। आकोशिकी का मतलब जिसमें क्या ना हो, जिसमें कोई भी सेल मौजूद ना हो। आकोशिकी का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी सेल ना हो, जिसमें कोई भी क्या ना हो, सेल, यानी कि कोई भी कोशिका ना हो। तो जिसमें कोई भी कोशिका ना हो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं एसेल्युलर या आकोशिकीय बोलते हैं। तो अगर कोई कोशिका नहीं होगी तो बताओ वो डेड होगा कि जीवित होगा। तो जाहिर सी बात है, जिसके अंदर कोशिका मिली तो वो जीवित होगा, यानी कि लिविंग। तो इसके अंदर कोशिका ही नहीं पाई जाती, इसीलिए तो ये ए सेल्युलर है। और इसीलिए तो हमने क्या बताया कि जो आपका वायरस होता है वो कैसा होता है, डेड होता है, मृत होता है। तो आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गई होगी। वायरस हमारा असेल्युलर होता है, इसीलिए कोई कोशिका नहीं होती, इसीलिए यह मृत अवस्था में रहती है। लेकिन जैसे ही इसका होस्ट मिल जाता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको मिल जाता है, तुरंत ही यह जो डीएक्टिवेट होती है यह एक्टिवेट फॉर्म में बदल जाती है। और फिर किस तरह से वो क्रियाएं करती है जाकर, अभी हमने सारी क्रियाओं को अच्छी तरह से आपको बता दिया। तो आई थिंक ये चीज आप लोग सभी चीजों को नोट कर लेना, जो हम वायरस से संबंधित सारी चीजों को बता रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर बात करें कि यह अटैक किस पे करता है, अटैक किस पे करेगा, तो याद रखना जो कोरोना वायरस होता है वो सीधा अटैक करता है किस पर, लंग्स पर अटैक करता है, यानी कि फेफड़ा पर अटैक करता है। किस पे, फेफड़े पे अटैक करता है। ये जाता है कुछ नहीं, फेफड़े में जाता है और सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन करते जो फेफड़े की रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, यानी कि श्वसन तंत्रिका होती है, उसी को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि कोरोना किस बीमारी से उपजा हुआ नया कोरोना है, ये सार्स से संबंधित बीमारी है। सार्स का मतलब ये आपका हमने बताया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या श्वसन से संबंधित बीमारी है, जो आके अटैक करता है श्वसन संबंधित तंत्रिकाओं पे अटैक करता है, जो उसके आर्गन है। तो श्वसन के आर्गन कौन है, फेफड़ा है, इसीलिए इसे सार्स 2.0 नाम दिया गया, सार्स कोव 2.0। क्यों, क्योंकि ये श्वसन संबंधी जो ऑर्गन होती है उसी पर जाकर अटैक करता है, यानी कि फेफड़े पर ही ये अटैक ज्यादा करता है, इसी को प्रभावित करता है। ठीक है ना। तो ये बात आपको भी हम क्लियर कर दिए कि अटैक किस पर करता है, ये बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब आगे अगर हमें बात करें कि आपकी ये जो WHO ने कोरोना वायरस को दे दिया कि नाम दे दिया कि यह कोविड-19 है, इसको कौन सी बीमारी बताया, तो लिखिए WHO ने कौन सी बीमारी बताया, इसे कौन सी बीमारी बताया। तो जरा देखिए WHO की बात करते हैं। देखिए, एक होता है इंडेमिक, क्या होता है, इंडेमिक होता है। एक होता है आपका, एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है बच्चों स्थानीय, स्थानीय, ठीक है ना, एंडेमिक। और ये स्थानिक होता क्या है, मान लीजिए जो एक कोरोना वायरस जो निकला था, मान कर लीजिए ये चीन से ही निकला था, चीन के वुहान से निकला था। तो ये जो एक स्थान था, चीन मान लीजिए इतना बड़ा देश है, चीन का एक यही छोटा सा स्थान है, ये है आपका वुहान। तो अगर इसी छोटे स्थान वुहान में ही यह वायरस फैल गया, तो इस वायरस को हम क्या कहेंगे, इसी वायरस को कहेंगे कि यह वायरस आपका कैसा है, इंडेमिक है। ये बात समझिए, स्थानिक है। तो कभी कभी वो वायरस होता है वो इंडेमिक हो जाता है, यानी कि स्थानिक हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि इंडेमिक क्या होता है। जब इंडेमिक से आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम बता रहे हैं कि इंडेमिक के आगे जब बढ़ते हैं तो वो आता है एपिडेमिक। क्या आता है, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है बच्चों महामारी, महामारी। यहाँ लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि कहाँ पर, वुहान, वुहान। वुहान कहाँ पर है, ये चीन में है। तो जब ये वुहान में था तब आप इसे कौन सी बीमारी बोले कि ये इंडेमिक है या स्थानिक है। जब ये वुहान से बढ़कर कहाँ पे फैल गया, पूरे चीन में फैल गया। कहाँ पर फैल गया, पूरे चीन में फैल गया। वुहान क्या है, एक शहर है। वुहान शहर में जब तक था, एक छोटे से शहर में जब तक था, तब तक वो आपका इंडेमिक बीमारी या स्थानीय कहा जाता था।
जैसे ही वो पूरे चीन में फैल गया तो उसे आप महामारी का नाम दे दिए कि यह क्या हो गया, इपिडेमिक। और जब यह आपका आगे जाएगा तो ये आपका पेंडेमिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंडेमिक बन जाएगा। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। क्या होता है आपको बच्चों, वैश्विक महामारी, यानी कि पूरी विश्व में यह महामारी फैल गया है। कोई एक देश, यानी एक देश का मतलब चीन, कोई एक देश में ही यह बीमारी नहीं रहा, पूरे विश्व भर में फैल गई, इसीलिए वैश्विक महामारी पेंडेमिक घोषित कर दिया जाता है। यानी कि अब ये चीन से निकलकर पूरे विश्व में आ जाएगा, पूरे विश्व में। तो WHO ने कोरोना को कौन सी बीमारी घोषित किया है, पेंडेमिक किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WHO ने कोविड-19 को कौन सी बीमारी के कैटेगरी में रखा है, पेंडेमिक में रखा है कि एपिडेमिक में रखा है कि इंडेमिक में रखा है। तो आप लोग अब आई थिंक क्लियर हो गए होंगे कि ये पूरे विश्व में फैल गया है, इसीलिए कौन सी है यह बीमारी, पेंडेमिक, यानी कि वैश्विक महामारी में इसको डाल दिया है। किसने डाला है, WHO ने। WHO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये चीज हमने क्लियर कर दिया कि ये पेंडेमिक है कि एपिडेमिक है कि यह इंडेमिक है। ये चीजें हमने अच्छी तरह से आपको बता दिया। कोरोना वायरस से संबंधित में ये सारी चीजें जो थी, तो हमने अभी तक क्या बताया, हमने नामकरण को लेकर बात किया कि कोरोना वायरस का जो नामकरण था वो, हमने इसके जीव के बारे में बात कर दिया कि ये कैसा जीव होता है आपका कोरोना वायरस का। ये बात जैसे हमने बोला कि सार्स में किस तरह से ये दूसरे जानवरों, पक्षियों से होते हुए जानवरों में पहुंचे, ये बात कर लिया। हमने इसके स्ट्रक्चर की बात कर लिया, यानी कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मुकुट का होता है, सोलर कोरोना होता, और वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी हमने बात कर लिया। फिर हमने महामारी के लेकर बात किया कि यह महामारी किस तरह से होता है। फिर हमने आपको बताया कि वायरस क्या होता है। पहले आइए थोड़ा सा वायरस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तब कोरोना को समझ पाएंगे हम। तो वायरस को हमने समझा, तो जिस तरह से ये वायरस कार्य करती है उसी तरह से आपका कोरोना वायरस भी काम करती है, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस भी जाकर सेल डिवीजन करेगा, यानी कि कोशिका को प्रभावित करेगा और कोशिका को डैमेज कर देगा, और इस तरह से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, संक्रमण आ जाएगा और फिर वह मर जाता है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आपके डैमेज को लेकर, आपने हम लोगों ने बात कर लिया है कि किस तरह से डैमेज करता है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसकी सुरक्षा की बात कर लेते हैं कि हम इसकी सुरक्षा, कोरोना वायरस से सुरक्षा किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। तो अगर आपको सुरक्षा को इसको लेकर बात करनी है तो याद रखना, सुरक्षा को लेकर आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है WBC, क्या, WBC। हर एक व्यक्ति के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें पाई जाती हैं, प्लाज्मा भी होती है, जिसमें जो WBC होता है वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है बीमारियों से लड़ने के लिए। और WBC जिसका बेहद स्ट्रांग है, WBC क्या है, जिसका स्ट्रांग है, वो बीमारी उसको जल्दी नहीं लग पाएगी। यानी कि कोरोना वायरस अगर किसी को लगा है तो समझ लीजिए कि उसका WBC कमजोर है। WBC कमजोर होने का मतलब उसका क्या कमजोर है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। क्या कमजोर है, इम्यून सिस्टम कमजोर है। अब इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है, WBC। अब WBC में ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो याद रखना, इसमें 4-5 फैक्टर है, हम उसका नाम आपको बोल देते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एक होता है मोनोसाइट्स, एक होता है लिम्फोसाइट। दो चीज, पहला हमने क्या बताया कि आपका एक होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है आपका लिम्फोसाइट, तीसरा होता है बेसोफिल्स, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, और एक पांचवा होता है इसमें इयोनियोफिल्स। क्या होता है, इयोनियोफिल्स होता है। तो ये सारे आपके क्या है, WBC के पार्ट हैं। ये सारे पार्ट वायरस को क्या करते हैं, ढूंढ कर मारने का काम करते हैं। यानी कि जिसके अंदर ये WBC में ये सारे तत्व तो स्ट्रांगली से काम करेगा। यानी कि अगर हम बोले मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, ये होते हैं आपके ग्रेनुअल,
यानी कि कणिकामय, और ये होता है ए ग्रेनुअल यानी कि अकणिकामय। तो 3 पार्टों में बटा होता है। अगर हम बोले WBC कितने भाग होते हैं तो 2 भाग, एक होता है ग्रेनुअल और एक होता है ए ग्रेनुअल। ग्रेनुअल 2 भागों में बटा होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ए ग्रेनुअल आपका 3 भागों में बटा होता है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। तो ये सारे काम क्या करते हैं, ये सारे काम क्या करते हैं, वायरस बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ कर मारने का काम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर आ रहा है, यानी कि बाहर से कोई आपकी बीमारी आपके शरीर में आ रही है, तो ये जो है यही फॉरेन पार्टिकल को, बाहरी जो बीमारी है उसी को ढूंढ के मार डालते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना कि जो आपका WBC है, अगर WBC स्ट्रांग है यानी कि ये चीज स्ट्रांग है, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक कोरोना वायरस से लड़कर उसको हरा देगा। आई थिंक क्लियर हो रही होगी ना। तो सुरक्षा के लेकर हमने बात किया कि WBC किस तरह से इसमें असरदार होता है, ये बात क्लियर हो गई ना। तो WBC को लेकर हमने बात बता दिया। अब अगर हम बात करें कि जो ये बीमारी होता है इसकी पहचान, किस तरह से यह बीमारी आ जाती है, कैसे इसकी पहचान की जाए, या कैसे इसकी पहचान की, हमने क्या बोले पहले, इसकी पहचान कब पता चलता है, तो इसके स्टेजेस समझ लीजिए। क्या स्टेजेस, यानी कि अवस्थाएं के समझ लीजिए, कौन कौन सी अवस्था होती है। तो 5 स्टेजेस कुल होती हैं। पहला आपका स्टेजेज है इनक्यूबुलेशन स्टेज। क्या होती है, इनक्यूबुलेशन स्टेज। इनक्यूबुलेशन स्टेज होती है। इसमें क्या होती है इनक्यूबुलेशन स्टेज में, इसमें 14 से 15 दिन या 14 से 20 दिन, आप लिख लीजिए 1 से लेकर 20 दिन या 1 से लेकर 14 दिन तक के समय में यह जो होती है लक्षण पता लगना शुरू होती है या दिखाई देना शुरू हो जाती है कि कोरोना वायरस इस व्यक्ति को है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको 14 से 15 दिन तक क्या किया जाता है, रखा जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, इनक्यूबुलेशन स्टेज बोलते हैं। ताकि इसलिए रखा जाए ताकि वो कोरोना उसके अंदर पता चल जाए है कि नहीं है। तो जब पहला स्टेज वो क्लियर हो जाता है तो दूसरा जो स्टेज आता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन स्टेज। कौन सी होती है, आइडेंटिफिकेशन स्टेज होता है। आइडेंटिफिकेशन स्टेज क्या होती है, अब वो जो कोरोना है अब वो पूरी तरह से एकदम आ जाती है, पूरी तरह से सामने आ जाती है। यहाँ पे तो लक्षण दिखना शुरू होता है, हल्का हल्का खांसी आती है, वो खांसी या बुखार आने लगती है, या जोड़ों में दर्द होने लगती है। लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन स्टेज होता है यहाँ पे अब पूरी तरह से आ जाती है कौन, कोरोना। तो पूरी तरह से आ जाती है, ठीक है ना। तो कोरोना पूरी तरह से सामने आ जाती है यहाँ पर। अब जब आ गई कोरोना पूरी तरह से व्यक्ति के सामने, तो अब व्यक्ति क्या करेगा, अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना शुरू करते हैं। यानी कि अब वो अपना डिवीजन करना शुरू कर देगा। कौन, वो व्यक्ति जो है फैलाने का काम शुरू कर देगा। यानी कि जो तीसरी अवस्था होती है वो मल्टीप्लीकेशन स्टेज होती है। मल्टीप्लीकेशन स्टेज, मल्टीप्लीकेशन स्टेज आप लोग आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एक व्यक्ति से अब दूसरे व्यक्ति में, तीसरे व्यक्ति में, या बहुत सारे व्यक्ति में फैलना शुरू हो गया। इसे ही बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन स्टेज, ठीक है ना। जो चौथा और पांचवा स्टेज होता है इस स्टेज को आपको बोलते हैं रिकवरी स्टेज। कौन सी स्टेज, रिकवरी स्टेज बोलते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब अब ये पूरी तरह से मल्टीप्लीकेशन करके पूरी तरह से फैल गई है तो एक तरह से अब क्या किया जाएगा, उस पर कंट्रोल करने के लिए अब उसको रिकवरी की जाती है। चौथे स्टेज में भी रिकवरी शुरू हो जाती है और 5वें स्टेज तक पूरी तरह से रिकवरी को पा लिया जाता है, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। तो यहीं से शुरू हो जाती है चौथे स्टेज से रिकवरी, और 5वें स्टेज तक पूरी तरह से इस पर कंट्रोल पा लिया जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। जो हमारा भारत है अभी तक ICMR बोलता है कि हमारा अभी मल्टीप्लीकेशन स्टेज में नहीं गया है कोरोना वायरस। अगर मल्टीप्लीकेशन स्टेज में चला जाता है तो ये लाखों नहीं करोड़ों लोगों को संक्रमित कर चुका होता। 50-60 लाख लोग अभी तक प्रभावित हो गए होते, लेकिन अभी तक 1.5 लाख से ऊपर की संभावना है। 1.5 लाख तक जो ये है बीमारी अभी तक हुआ है पॉजिटिव। इसीलिए बोला गया है, ICMR ने बोला है कि अभी हम मल्टीप्लीकेशन स्टेज में नहीं आए हैं।
तो अभी हमारा आइडेंटिफिकेशन ही स्टेज है, ठीक है ना। हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ कर उनको जांच करके पकड़ रहे हैं और उनकी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। ये अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन कुछ प्रदेशों में हम बोलें तो कुछ प्रदेशों ये मल्टीप्लिकेशन स्टेज पहुंच चुका है। जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, या फिर इसी तरह से आपका पूरी तरह से ये सारे क्षेत्र चपेट में आ गए हैं। कर्नाटका ले लें, ये सारे क्षेत्र चपेट में आ गए हैं। तो इन क्षेत्रों में या इन प्रदेशों में हम बोल सकते हैं कि तीसरे में इंटर कर लिया है। लेकिन पूरी भारत की यदि बात करेंगे तो पूरे भारत में अभी मल्टीप्लिकेशन स्टेज में नहीं आया है, ऐसा ICMR के रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी तक के आंकड़े हैं वो क्लियर यही बताते हैं, ठीक है ना। तो 1,65,000 लोग अभी तक प्रभावित हो चुके हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभी हम तीसरे स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो जब इसके स्तर की बात किया जाएगा तो इंक्यूबेशन स्टेज, आइडेंटिफिकेशन स्टेज और आपका मल्टीप्लिकेशन स्टेज को ड्रॉप स्टेज यानी कि ड्रॉपिंग स्टेज भी बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग समझ लेना। जब इसके लक्षण की बात करेंगे, कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो इसके लक्षण को भी समझ लेते हैं। इसके लक्षण में आपको बुखार आना हो जाएगा, पेन होना यानी कि ज्वाइंट पर पेन होना, यानी कि ज्वाइंट पेन होगा आपको, ज्वाइंट पेन, या आपको जुखाम, सर्दी खांसी जुखाम होगा, सर्दी खांसी जुखाम भी होगा, ये भी होने लगेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपका लक्षण के रूप में सामने आता है। बुखार यानी कि टेम्परेचर तेज हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, ज्वाइंट पेन पर एकदम दर्द होने लगेगा, जोड़ों पर दर्द होने लगेगा, थकावट महसूस होगी, जुखाम, सर्दी, खांसी, ये सभी चीजें आएंगी। तो ये सभी चीजें हैं आपका लक्षण। अगर ये सारे लक्षण दिखे तो आप लोग समझ जाएं कि हमें तुरंत जांच करा लेनी चाहिए और निष्कर्ष पर पूरी तरह से इसको देखकर संतुष्टि पाले कि है कि नहीं है कोरोना। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। तो अगली हम जब बात करेंगे कि थोड़ी सी अगर और बात करें तो इसमें कोरोना के लिए हमने और क्या क्या बताया। तो अब थोड़े से स्टेजेस की बात हो गई ना, तो भारत में चर्चा करते हैं। भारत में क्या है, भारत में अगर कोरोना की बात करते हैं तो भारत में अगर कोरोना की बात करें तो भारत में 22 मार्च की बात करते हैं, 22 मार्च की। तो 22 मार्च को क्या हुआ था, मोदी जी ने क्या किया था, 22 मार्च को मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था। क्या लगाया था, जनता कर्फ्यू लगाया था। और इस जनता कर्फ्यू में आह्वान किया गया था बड़ी मात्रा में कि लोग अपने द्वारा खुद पर कर्फ्यू लगाएं, यानी कि जनता खुद अपने पर कर्फ्यू लगाए, वो घर से बाहर ना निकले। तो किस दिन पूछा जाएगा, तो याद रखना 22 मार्च 2020 को क्या किया गया था, भारत में जनता कर्फ्यू किया गया था। यदि इसके फर्स्ट लॉकडाउन की बात करें, पहली बार लॉकडाउन कब लगा था, तो याद रखना 24 मार्च को लगा था। याद रखें, एक फार्मूला याद रख लेना, क्या कि 24/14 ठीक है ना, 24/14 31/7/31, ये फार्मूला याद रखना है। यानी कि 24 मार्च को शुरू हुआ और कब तक, 14 अगले महीने, मार्च के बाद अप्रैल, 14 अप्रैल तक पहला रहा। यानी कि पहला जो आपका स्टेज था लॉकडाउन का 24 मार्च से 14 अप्रैल का था। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड वाला कब से था, तो देखिए 14 से 3, यानी कि 14 मार्च से लेकर कब तक, 3 मार्च के बाद क्या आता है, वो ये अप्रैल है, सॉरी ये अप्रैल लिख लीजिए, 14 अप्रैल के बाद 3 मार्च तक, 3 मार्च तक हो गया। 3 मार्च से लेकर आपका ये है आपका मार्च, अप्रैल, ठीक है ना। अप्रैल के बाद ये 3 मई हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रैल के बाद ये 3 मई में इंटर कर जाएगा। फिर अगला थर्ड वाला जो आपका लगेगा वो 3 मई से लेकर कहाँ तक जा रहा है, देखिए 3 के बाद 17 तारीख तक, यानी कि 17 मई तक आपका तीसरा लॉकडाउन था। यदि हम चौथे लॉकडाउन की बात करें, फोर्थ वाले को, तो 17 मई से लेकर आपका कहाँ तक, देखिए लास्ट का 31 मई है, तो 31 मई तक आपका चौथा लॉकडाउन था। यही चौथा लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हुआ
और जो पांचवा लॉकडाउन शुरू हो गया है, वो पांचवें लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो पांचवा लॉकडाउन फिफ्थ वाला वो 1 महीने का शुरू हो गया। मई के बाद क्या आ गया, जून का महीना, यानी कि 1 जून से लेकर आपका 31 यानी कि 30 तक, 30 जून तक आपका क्या हो गया है, 30 जून तक आपका फिफ्थ लॉकडाउन है लग गया है, ठीक है ना। और ये पांचवा जो लॉकडाउन है इसे आपको 3 चरणों में बांटा गया है, यानी कि 3 चरणों में इसको 3 स्टेजेज में बांटा गया है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। 3 स्टेज में 3 चरणों में बांटा गया। इन 3 चरणों में थोड़ी थोड़ी राहत दे देकर ये पूरी तरह से राहत क्लियर कर दिया जाएगा कि किस राज्य में कितनी राहत दिया जाए, कितनी नहीं दिया जाए। उस राज्य के जो जिला अधिकारी डीएम होंगे उन पर लास्ट में ये बात छोड़ी जाएगी, वो अपने हिसाब से उस राज्य को रियायतें देना शुरू करेंगे। तो 3 स्टेजों में ये जो पांचवा लॉकडाउन है, ये पांचवा लॉकडाउन शुरू हो गया है, ठीक है ना। जो पहला लॉकडाउन होगा वो 8 तारीख से यानी कि 8 जून से शुरू होगा, और 8 जून के बाद से फिर 8 दिन के बाद, फिर 8 दिन के बाद, तो इस तरह से पूरी तरह जून महीने का होगा, यानी कि पांचवा लॉकडाउन 8 जून से शुरू होगा, ठीक है ना। और पूरी तरह से लॉकडाउन की बात करें तो 1 से लेकर 30 तक ये पांचवा लॉकडाउन समाहित है। जब उसके चरणों की बात करेंगे तो ये 3 चरण है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा कि भारत में किस तरह से क्या कब शुरू हुआ। यानी कि जब भी हम बात करेंगे तो दिमाग में यही रखे रहना, 24/14, 31/7/31, ये 24, ये 14, फिर ये 3, फिर 17, फिर 31, इस तरह से याद रखे रहना। ये मार्च का महीना है, मार्च के बाद फिर ये अप्रैल का महीना आ जाएगा, अप्रैल के बाद फिर ये आपका मई का महीना, फिर ये भी मई का महीना, फिर ये भी का मई का महीना, और जब अगले में जाएगा तो फिर अगला 30 यानी कि जून तक ये पांचवा स्टेज हो जाएगा, ये आपका चौथा स्टेज हो जाएगा, ये आपका तीसरा स्टेज हो जाएगा, तीसरा वाला स्टेज, ये आपका दूसरा वाला स्टेज हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट स्टेज हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज आप लोग समझ गए। और इसके पहले जो 22 तारीख का है, ये 22 तारीख का क्या था, जनता कर्फ्यू था। क्या था, जनता कर्फ्यू लगा था। तो ये चीज समझ में आ गया कि भारत में पूरी टाइम पीरियड में क्या कब कैसे क्यों हुआ था, ये चीजें हम लोगों ने आपको क्लियर कर दिया। तो जब ये चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ, चौथे लॉकडाउन से आपका राज्यों को ये परमिशन दे दिया गया कि आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने राज्य में जो व्यवस्था है, व्यवस्थाओं को धीरे धीरे रियायत देना शुरू करें। तो ये हमने भारत को लेकर बात की कि भारत में लॉकडाउन किस तरह से बढ़ाया गया। अब बात करते हैं थोड़ी सी जो आगे का जो हम पॉइंट, हमने कितने कितने पॉइंट पे बात कर लिए हैं, तो थोड़ी सी बात करते हैं कि भारत में अब एक, भारत में ही क्या बोले कि पूरे विश्व में जो आई है, पूरे विश्व में नई नई टेक्निक निकल कर आ रही है कोरोना वायरस के इलाज के लिए। उसमें पहली आपकी है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की जो टेक्निक आई है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, ब्लड प्लाज्मा। जब ब्लड प्लाज्मा की बात करेंगे तो ब्लड प्लाज्मा में क्या कहता है, जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं, जो लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं और उनका इलाज हुआ, वो ठीक हो गए, तो उनका ब्लड का सैंपल निकाल कर उसकी पूरी तरह से जो ऐसे व्यक्तियों के अंदर वो डाला जाएगा, ब्लड जो कोरोना से प्रभावित हैं एक तरह से, उनके अंदर वो ब्लड डाला जाएगा। और इसी पूरी तरह से इस विधि को हम बोलते हैं प्लाज्मा, यानी कि ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं या प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई ना कि ब्लड प्लाज्मा या प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित हुए थे, वो ठीक हो चुके हैं, उनके ब्लड का सैंपल लेकर किसी अन्य व्यक्ति जो कोरोना से प्रभावित है उनके अंदर उस ब्लड के सैंपल को डाल देना, यह जो तरीका होता है, इस तरीके को प्लाज्मा थेरेपी या ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा ना। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ये प्लाज्मा क्या होता है, तो याद रखना हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड में 3 चीज होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होती है, प्लाज्मा। क्या होती है, प्लाज्मा। जो आरबीसी होता है वो आपका अप्रोक्सीमेट 45% होता है, और जो प्लाज्मा होता है वो अप्रोक्सीमेट 55% होता है।
ये 45 से थोड़ा सा लेस होता है, इसीलिए जो WBC की संख्या है लेस देन 1% होता है। अगर इसको टोटल जोड़ेंगे तो 100% आएगा, ठीक है ना। तो पूरी तरह से अगर पूछा जाए कि ब्लड में सबसे ज्यादा किस चीज की अमाउंट होती है, तो प्लाज्मा सबसे अधिक होता है, उसके बाद RBC होती है, फिर WBC होती है। और ये जो प्लाज्मा होती है, इसी प्लाज्मा के ऊपर RBC और WBC तैरते रहते हैं। RBC और WBC क्या करते रहते हैं, इसी प्लाज्मा के ऊपर तैरते रहते हैं। और प्लाज्मा में पाया क्या जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और वाटर पाया जाता है। और वाटर बहुत सारे अमाउंट में, सबसे ज्यादा अगर प्लाज्मा में कोई चीज पाया जाएगा तो वाटर पाया जाएगा, और उसी में मिनरल्स रहते हैं। और इसी प्लाज्मा के ऊपर RBC WBC क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा है। यानी कि इसी प्लाज्मा में ही RBC और WBC पाए जाते हैं। ये चीज आप लोग शायद क्लियर कर गए होंगे। तो अब होता क्या है, होता ये है जब किसी का खून लिया जाता है, देखिए प्लाज्मा नहीं लिया जाता है, जब कोई ठीक हो जाता है तो उसका हम क्या करते हैं, खून को ले लेते हैं। जब खून ले लेंगे तो उस खून में से क्या निकाल लेते हैं, उस खून से आपका RBC और WBC को क्या कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। जब RBC और WBC को अलग कर देते हैं तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचता है। तो याद रखना, खून को लिया जाता है, खून में से RBC और WBC को निकाल दिया जाता है। तो निकाल दिया जाता है तो फिर क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है। तो यही प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है। लेकिन इस प्लाज्मा को चढ़ाने से पहले डॉक्टर लोग क्या चेक करते हैं, चेक करते हैं कि जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति से खून लिया गया है, उस व्यक्ति को कहीं पर डायबिटीज तो नहीं है, मधुमेह की बीमारी तो नहीं है, या उस व्यक्ति को कहीं हेपेटाइटिस की तो बीमारी नहीं है। हेपेटाइटिस A B C D E 5 प्रकार के होते हैं, तो कहीं पर उसे हेपेटाइटिस की तो बीमारी नहीं है, या किसी अन्य प्रकार की उसे हृदय से संबंधित तो बीमारी नहीं है। अगर इस तरह की अगर उसके अंदर बीमारी पाई जाएगी, या HIV की बीमारी, एड्स की बीमारी अगर है, इस तरह की अगर बीमारी होगी तो उसका प्लाज्मा नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले देखी जाती है व्यक्तियों के अंदर क्या कोई बीमारी है कि नहीं होती है तभी प्लाज्मा। दूसरा चीज और देखा जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर जो प्लाज्मा लिया जा रहा है, क्या उसका एंटीबॉडी उसमें प्रॉपर अच्छी तरह से एंटीबॉडी है कि नहीं। यानी कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीबॉडी अच्छी तरह से प्रॉपर अमाउंट में एंटीबॉडी पाया जा रहा है कि नहीं। अगर एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा तो प्लाज्मा अच्छी तरह से जाकर वहां पर कार्य नहीं कर पाएगा। यानी कि एंटीबॉडी का क्या काम है, जो एंटीबॉडी है वो हमने बोला था कि वो आपको जाकर वो रिपेयर करने का बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि एंटीबॉडी नहीं होगा तो रिपेयर नहीं कर पाएगा जिसके शरीर में चढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी का जब स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो इस तरह से वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वाई शेप का। और एंटीबॉडी हमने कहा प्रॉपर तरह से वर्क करे, एंटीबॉडी अच्छी अमाउंट में पाया जाए, इसके लिए उसमें क्या देखा जाता है, उसमें IG देखा जाता है। क्या देखा जाता है, IG। IG का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्या होता है, I का मतलब होता है इम्यूनो, G का मतलब होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्या होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। यानी कि आपका जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी में वो प्रोटीन अच्छी मात्रा में होगा तभी वो चढ़ाया जाएगा, नहीं तो नहीं चढ़ाएगा। यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन अगर सही अमाउंट में है तब लिया जाता है खून को। और जब भी आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो वाई शेप का इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी जो हम क्या बता रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी या ब्लड प्लाज्मा क्यों चढ़ाया जाता है, चढ़ाने के पीछे क्या क्या मकसद है, क्या क्या चीज चेक की जाती है, ये सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और ब्लड से प्लाज्मा को निकालने की विधि क्या कहलाती है, ब्लड फेरेसिस बोलते हैं।